ईरान में न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाशी ने कहा है कि न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले के जवाब की जाने वाली अगली कार्रवाई के लिए वॉशिंगटन पूरी तरह से जिम्मेदार है। वहीं ट्रंप पर निशाना साधते हुए अरागाशी ने कहा है कि वॉशिंगटन में एक अराजक प्रशासन अपने आक्रामक कृत्य के खतरनाक नतीजों और दूरगामी प्रभावों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। ईरान में अमेरिका के अटैक के बाद पहली बार जब ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया तो उसमें साफ कहा गया है कि अब ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अब तो जो हमला हुआ है उसका जवाब दिया जाएगा। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran, who will never compromise over their independence and sovereignty. The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just US military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई की सत्ता को चैलेंज किया है। ईरान में शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा? ट्रंप ने कहा, वर्तमान शासन ईरान के महान नहीं बना सकते हैं, इसीलिए अमेरिका की तरह मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और जो एक सीधा संकेत है कि अब तक कहा जा रहा था कि जो हमले हैं रजीम चेंज के लिए नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहीं ना कहीं जहन में है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन होगी अगर ईरान के जो मौजूदा सत्ता है वो बातचीत के टेबल पर नहीं आते हैं। इससे पहले ही अमेरिका ने अटैक के बाद ईरान की धमकी पर जवाब भी दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश है कि अगर ईरान अमेरिका पर पलटवार करता है तो अंजाम और भी ज्यादा भयावह हो सकता है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दिया गया कि आम नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंचे। Any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. Signed, the President of the United States, Donald J. Trump. Iran would be smart to heed those words. He's said it before, and he means it. इजराइल ईरान जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। रविवार को अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान ने जिस खैबर मिसाइल से इजराइल पर बड़ा हमला किया था, अब इजराइल ने पलटवार करते हुए खुरम शहर 4 मिसाइल के डिपो पर अटैक किया है। इजराइल के अटैक के बाद यजद इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिला। आईडीएफ ने अटैक का वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि पहली बार 2200 किलोमीटर की दूरी से इजराइल एयरफोर्स ने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया है और सतह से सतह पर मार करने वाले खुरम शहर मिसाइल के डिपो को उड़ा दिया गया है। ईरान के बीचों बीच मौजूद इमाम हुसैन मिसाइल हेडक्वार्टर पर दिन दहाड़े यह हमला करके एक बार फिर से इजराइल ने जाहिर कर दिया है कि मौजूदा हालात में इस वक्त ईरान का एयर स्पेस इजराइल के कब्जे में है। היום הרחקנו לתקוף. לראשונה תקפנו במרחב יזד. תקפנו מחסנים של טילי קרקע-קרקע כ-2,200 קילומטרים משטח ישראל. התקיפות האלו מצטרפות למאמץ הפגיעה בתוכנית הנשק האיראני ובתעשיית ייצור הטילים של המשטר. एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए तो इजरायली वायुसेना के 20 लड़ाकू विमानों ने खुफिया सूचना के आधार पर ईरान के करमनशाह, हमदान और तेहरान में 30 से अधिक बमों के जरिए हमला किया।
आईडीएफ ने हमले को लेकर कहा है कि इजरायली एयरफोर्स के द्वारा तेहरान के पास किए गए ये हमले सरफेस टू एयर मिसाइल को मार गिराने के लिए है। मिसाइल स्टोरेज और लॉन्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है। वहीं इजरायली अटैक में ईरान के रडार और सैटेलाइट सिस्टम भी प्रभावित हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरह से अमेरिका ने इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया, जिसके तहत ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने की बात सामने आई है। तो एक लंबी टाइमलाइन है जो आपको समझा रहे हैं। ये अमेरिका है, अमेरिका का व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस, जहां से B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी 21 जून को रात 12 बजे और करीब 5 घंटे के अंदर अटलांटिक ओशन को पार करते हुए यूरोप पहुंच चुके थे, जहां पर इन B-2 बॉम्बर्स का सेंट्रल कमांड के साथ जुड़ चुके थे और तब बजे थे करीब 5 घंटे बाद 21 जून को। फिर यहां से ये विमान आगे बढ़ते हैं, यूरोप को क्रॉस करते हुए 21 जून को ही ये करीब 1 घंटे बाद ही पहुंच चुके थे ईरान के स्पेस में और महज 20 मिनट के अंदर, यानी कि 6:40 पर हमला शुरू करके उन्होंने 7 बजे तक अपना हमला खत्म कर दिया और 7:30 बजे तक ये जो विमान थे वापस अमेरिका की ओर लौट गए थे। हवा में रिफ्यूलिंग जरूर करवाई गई थी, लेकिन आप समझिए कि करीब 5-6 घंटे की लगातार उड़ान के बाद 20 मिनट के अंदर 3 ठिकानों पर B-2 बॉम्बर्स ने हमला किया और ईरान के अंदर तबाही मचाई और इतना डिस्टेंस कवर करते हुए वो पहुंचे तेहरान के आसपास और 3 जगहों पर हमला करके इन विमानों ने अपने मकसद को हासिल कर लिया। तो 21 जून को रात को 12 बजे इन विमानों ने उड़ान भरी थी और उसके बाद लगभग 5 घंटे के बाद ही वो सेंट्रल कमांड के साथ जुड़ गए थे, यानी कि उनके साथ सूचना आदान प्रदान कर रहे थे। ईरान में इनकी एंट्री होती है करीब 1 घंटे बाद 6 बजे। उसके बाद सिर्फ 20 मिनट के अंदर वो इस काम को पूरा कर लेते हैं। 6:40 से लेके 7 बजे तक ये पूरा का पूरा मिशन पूरा होता है और 20 मिनट के अंदर नातांज, इसके अलावा फार्दो और साथ ही इस्फहान में हमले करने के बाद ये वापस लौट आते हैं। हालांकि इस्फहान पे जो हमला था वो सबमरीन्स के जरिए किया गया था, अमेरिका ने किया था, लेकिन जो B-2 बॉम्बर्स थे उन्होंने 2 जगहों पे किया था, नातांज और साथ ही फार्दो में, और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इसे अंजाम देते हैं और लगभग 7-7:30 बजे तक वो वापस तेहरान के स्पेस से, यानी ईरान के स्पेस से वापस लौट जाता है अमेरिका की ओर। तो ये था मिडनाइट हैमर, जिसको अंजाम दिया था B-2 बॉम्बर्स ने और इनकी जो रेंज है करीब 11,000 किलोमीटर की रेंज है और साथ ही साथ रिफ्यूलिंग अगर एक बार कर ले तो उनकी जो रेंज और भी ज्यादा बढ़ जाती है, करीब 18,000 किलोमीटर की हो जाती है और रिफ्यूलिंग की वजह से ही इस विमान की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, ये दुनिया में किसी भी जगह जा सकता है। 1980 के दशक में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था शीत युद्ध के दौरान। करीब 21 ऐसे बॉम्बर्स इस वक्त अमेरिका के पास मौजूद हैं। ईरान में न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस का बड़ा बयान आया है। JD वांस ने कहा है कि इन हमलों के बाद ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने में अब काफी साल लगेंगे। अमेरिकी हमलों ने तेहरान को वॉशिंगटन के साथ ही बातचीत करने का नया मौका दिया है, लेकिन हमले से संबंधों को रिसेट करने के लिए एक माहौल भी बना है। अमेरिका ने ईरानी परमाणु साइट पर अपने हमले से कूटनीति को खत्म नहीं किया। ये ईरानियों के लिए समझदारी भरा रास्ता अपनाने का अवसर है। साथ ही JD वांस ने उम्मीद जताई कि निश्चित रूप से ईरान ऐसा करेगा। I think that we have really pushed their program back by a very long time. I think that it's going to be many, many years before the Iranians are able to develop a nuclear weapon. We want to end their nuclear program, and then we want to talk to the Iranians about a long-term settlement here. We believe very strongly that there are 2 pathways. There's a pathway where Iran continues to fund terrorism, continues to try to build a nuclear program, attacks American troops. That's the bad pathway for Iran, and it will be met with overwhelming force. There's another pathway on the table here. There's a pathway where Iran integrates itself into the international community, stops funding terrorism, and stops trying to pursue a nuclear weapon. This is a reset. This is an opportunity for the Iranians to take the smart path. We certainly hope that they will. और अमेरिका ने पहली बार ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे हमले में किस तरह से इनसाइड स्टोरी क्या है। 75 गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें GBU-57 भी शामिल है। समंदर से यहां पर प्रहार किया गया था टॉमाहॉक मिसाइल्स के जरिए। करीब 30 ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है यहां पर इस्फहान को तबाह करने के लिए और साथ ही रडार को चपका देने के लिए। यहां पर कई तरह के जेट्स थे, टोही विमान भी थे और इस पूरे मिशन में करीब 125 फाइटर्स ने इस्तेमाल किया गया, जिसमें 7 तो सिर्फ
सिर्फ B2 बॉम्बर्स थे, इसके अलावा रिफ्यूलिंग के लिए विमान थे और साथ ही साथ फाइटर्स थे जो इनको कवर कर रहे थे। और साथ ही आप देखिए किस तरह से सबमरीन्स का इस्तेमाल करके यहां पर टॉमहॉक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। कुल 75 में से 14 तो सिर्फ यहां पर GBU-57 बॉम्ब्स थे जो B2 बॉम्बर्स के जरिए गिराए गए थे, और बाकी जो 61 जो इसमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ या बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से करीब 30 टॉमहॉक मिसाइल्स थी, क्रूज मिसाइल्स थी, जिसे इस्फहान में इस्तेमाल किया गया। और साथ ही नातांज की अगर बात की जाए, नातांज में GBU-57 को भी इस्तेमाल किया गया है और दूसरे म्यूनिशंस का भी यानी बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया है यहां पर अमेरिका ने। तो ये कुल मिलाकर इनसाइड स्टोरी है मिडनाइट हैमर ऑपरेशन को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब ईरान के ऊपर दारोमदार है कि वो किस तरह से जवाबी हमला करेगा, उसके पास क्या कर सकता है, क्या ऑप्शंस बचते हैं। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के इस हमले से ईरान की न्यूक्लियर साइट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका के इस जोरदार और सटीक हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने फौज की तारीफ की है और साथ ही कहा है कि यह दुनिया में कोई भी दूसरी फौज नहीं कर सकती थी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहां पर तारीफ की है अपनी सेना की और साथ ही उन्होंने कहा है कि शानदार प्रदर्शन रहा है, जो हमारे टारगेट्स थे उनको हमने सटीक रूप से ध्वस्त किए हैं, तबाह किए हैं और हमने हमारे मकसद को बखूबी पूरा किया है और पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी फौज नहीं है जो इस तरह के मिशन को अंजाम देने में कामयाब कर सकती हो या फिर उसके पास इसकी कोई क्षमता हो। ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट तबाह करने के बाद अमेरिका के B2 बॉम्बर्स वापस अपने एयरबेस यानी कि व्हाइटमैन एयरबेस मिसौरी लौट चुके हैं। 21 जून को इन B2 बॉम्बर्स ने व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी और करीब 37 घंटे का सफर करके वापस से ऑपरेशन के बाद अपने बेस में लौट चुके हैं। 125 विमानों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें B2 बॉम्बर्स के अलावा रिफ्यूलिंग के विमान भी शामिल थे जो KC-46, 47 है और साथ ही साथ फाइटर जेट्स भी थे जो लगातार कवर दे रहे थे B2 बॉम्बर्स को। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका ने 125 विमानों का इस्तेमाल किया था। एक बड़ा ऑपरेशन था मिडनाइट हैमर और दुनिया में पहली बार अमेरिका ने GBU-57 बॉम्ब का इस्तेमाल किया, बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस बॉम्ब के इस्तेमाल के बाद क्या वहां पर हालात बने हैं उसकी भी तस्वीर हम आपको आगे दिखाएंगे। U.S. forces employed approximately 75 precision-guided weapons during this operation. This included, as the president stated last night, 14 30,000-pound GBU-57 massive ordnance penetrators, marking the first ever operational use of this weapon. I know that battle damage is of great interest. Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all 3 sites sustained extremely severe damage and destruction. More than 125 U.S. aircraft participated in this mission, including B-2 stealth bombers. और अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। इनमें सबसे अहम फार्दो न्यूक्लियर साइट है जो पहाड़ी में मौजूद है और जमीन से करीब 80 से 100 मीटर यानी करीब 200 से 250 फीट जमीन के अंदर मौजूद है। अमेरिका के B2 बॉम्बर्स ने यहां पर 14 में से 12 बॉम्ब्स गिराए हैं और जिसके बाद पूरे साइट पर बड़े बड़े होल्स बन गए हैं, यानी कि बड़े बड़े यहां पर आपको गड्ढे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि एक साथ 6 गड्ढे आपको नजर आएंगे, 3 ऊपर 3 नीचे और एक जगह पे 2 बॉम्ब्स गिराए गए हैं। तभी करीब 250 फीट तक ये बॉम्ब्स पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस बॉम्ब की जो क्षमता है नीचे पेनिट्रेट करने की वो करीब 100 से 150 मीटर की है और 250 मीटर 300 मीटर जाने के लिए 2 बॉम्ब्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए 12 बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए थे फार्दो में। और नातांज की अगर बात की जाए, जिसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे, अमेरिका ने फार्दो की तरह नातांज में भी जो बॉम्ब्स गिराए उसमें 2 GBU-57 बॉम्ब्स है और B2 बॉम्बर्स के जरिए भी नातांज में हमला किया गया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल फार्दो की है, आपको नातांज की तस्वीर आगे दिखा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया और यहां पर ईरान की ऊपर जो हमले हुए वो नेवी की ओर से किया गया, यानी कि अमेरिकन नेवी के जो गाइडेड मिसाइल्स थे वो दागे गए हैं। टॉमहॉक मिसाइल, 30 टॉमहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था, क्रूज मिसाइल्स का, इस्फहान के इस फैसिलिटी को तबाह करने के लिए। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियर फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स है। यहां पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी है, टेक्नोलॉजी सेंटर है, साथ ही साथ यहां पर सेंट्रिफ्यूज बनाने की यूनिट भी है,
और यहां पर स्टोरेज की भी व्यवस्था है। जो यूरेनियम को एनरिच किया जाता है फिर उसे यहां रखने के लिए स्टोरेज है। तो इसी वजह से यहां पर 30 टॉमाहॉक मिसाइल्स दागे गए थे और एक एक करके कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद यूनिट्स को तबाह किया गया था। इसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में यहां पर मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ईरान में न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद ईरान का बयान भी सामने आ गया है। B-2 बॉम्बर्स अटैक के बाद ईरान ने माना है कि इस हमले से उसे नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित है। किसी भी तरह के यहां पर सेफ्टी इश्यूज नहीं है, रेडिएशन की कोई भी यहां पर खबर नहीं आई है। इसलिए सुरक्षा के सभी उपाय पहले से ही तय थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि अमेरिका हमला कर सकता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ईरान ने पहले ही अपनी तैयारी काफी हद तक कर रखी थी।